हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, समझ में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें हमारा होने जा रहा है पार्ट नंबर 5। आज हम डिस्कस करेंगे डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली हमारा लास्ट पार्ट होगा अगर इसमें सारा कुछ कवर हो गया तो। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये पार्ट। तो देखो पिछले पार्ट में मैंने पढ़ा था मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ा था कि जो बी नेट होता है हमारा, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो एक तो एच पे डिपेंड करता है और आई पे डिपेंड करता है। इससे हमने फॉर्मूला भी जनरेट कर लिया था, ये वाला, बिल्कुल सर, ये वाला फॉर्मूला भी जनरेट करा था हमने। ठीक है ना, और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के, और हमने फिर फॉर्मूले में इसको बनाया था आई इज इक्वल टू काई है, जिसमें ये काई होता था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो वो देख के ये मैं कहूँगा। ठीक है ना, ये होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आज इस पर भी चर्चा करेंगे क्या चीज़ है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और अपने पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पर तो चर्चा है ही। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, पिछले पार्ट में मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था सॉलिनॉइड वाला। ठीक है ना, वो मेरे ख्याल से कईयों को क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, मुझे पता लग जाता है भाई। ठीक है, तो भाई कईयों को क्लियर नहीं होगा। तो देखो उसमें कुछ नहीं था, क्या था, एक हमारे पास सॉलिनॉइड था, उसमें आपको करंट की वैल्यू दे दी कि इतना करंट बह रहा है इसमें। ठीक है ना, उसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे दिए थे। उसमें आपको क्या दे दिया था, उसमें आपको दे रखा था बस ये दो चीज़ें दे रखी थी, है ना। करंट दे रखा था, एक एन दे रखा था। ठीक है ना, अब आपको बताना था एच, और आई भी था और बी नेट भी था। ठीक है ना, अब सुनना मेरी बात को। मैंने कहा जो एच था वो क्या होता है ना, वो बी एक्सटर्नल की वजह से होता था, है ना, बी एक्सटर्नल जो बाहरली मैग्नेटिक फील्ड है। अब सॉलिनॉइड जो है ये होता है सॉलिनॉइड, अपने जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वहां पे तो कोई मटेरियल नहीं है। अरे भाई सॉलिनॉइड जब बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यहाँ तो वैक्यूम ही मानते हैं हम, कुछ नहीं होता तो वैक्यूम ही होता है। एयर मतलब वैक्यूम एक ही चीज़ है। ठीक है ना, वैक्यूम मानते हैं ना जब कुछ नहीं होता। तो बाहरली, देखो भाई, बाहरली मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई, एच इसी की वजह से है, आई भी इसी की वजह से है। सॉलिनॉइड की वजह से ही एच है, सॉलिनॉइड की वजह से ही है। अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है मटेरियल के अंदर, मटेरियल के अंदर की बात करूँ मैं, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है और इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है ना, जो अंदर, देखो अंदर इन द सेंस ये मटेरियल जो ओर लगाई है ना इसकी ओर, इसके अंदर। ठीक है ना, बाकी ये वाली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, ये वाली भी एक्सटर्नल, क्योंकि सॉलिनॉइड का अंदर कोर तो खाली होता है। अरे भाई कोर में अगर सॉफ्ट आयरन वगैरह लगा है वो बात अलग है, मतलब इसके अंदर कोई भी मतलब खाली होता है, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है। बिल्कुल सर, ये भी अंदर का मटेरियल भी एच में कंट्रीब्यूट करेगा, और ये बाहर वैक्यूम, मतलब वैक्यूम ही है सारी जगह। ठीक है, तो ये भी एच में कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ से हमने क्या करा था, जो ये एच था हमने कहा था जो बी नेट होगा वो बस म्यू नॉट एच होगा, क्योंकि आई की वजह से तो कोई बनेगा ही, क्योंकि हमें एच निकालना है। सुनना बात को ध्यान से, क्योंकि आई यहाँ पे कोई मटेरियल है नहीं है, यहाँ पे कोई मटेरियल है नहीं है, क्या इसके अंदर कोई मटेरियल है नहीं है, बस और है। और के अंदर ध्यान सुनना मेरी बात को, जो बाहर कोई मटेरियल नहीं है, अंदर छोड़ो, बाहर कोई मटेरियल नहीं है, इसके बाहर कोई मटेरियल नहीं है, तो मतलब बाहर कोई स्पेस है, वैक्यूम है। बाहर अगर स्पेस है, वैक्यूम है, तो बाहर का क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एच हो जाएगा, क्योंकि बाहर का कोई आई जीरो होगा यहाँ का। समझ पा रहे हो, आई जीरो होगा यहाँ का। तो अगर आई जीरो होगा तो सीधा फॉर्मूला बी नेट का बन जाएगा म्यू नॉट एच आई। और सॉलिनॉइड की वजह से बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, हमने पिछले चैप्टर में डिराइव किया, कितनी बनती है, म्यू नॉट एन आई। बोलो हाँ कि बस इस दोनों को एक बार रखने से कट जाता है, एच आ जाता है, एन आई की वैल्यू आपको दे रखी थी, सिंपल सी बात थी। ठीक है, अरे भी समझ रहे हो। देखो सॉलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दो जगह बनती है, यहाँ बनती है, एक सॉलिनॉइड के अंदर बनती है, ओर के अंदर, मटीरियल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, जो ओर का मटीरियल है ना उसके अंदर बनती है। समझ पा रहे, आई जो है ना वो मटीरियल के अंदर है, मटीरियल के अंदर है, अंदर मतलब मटीरियल में है, लेकिन जो एच है वो मटीरियल के बाहर है, आउटसाइड मटीरियल वैक्यूम में है एच, ऐसा समझ। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्योंकि जब सॉलिनॉइड के बाहर अगर मान लो मैं कोई मटीरियल रख देता, तब यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसके इक्वल नहीं रख सकता ना, क्योंकि इस मटीरियल का देखना पड़ता है, क्योंकि सॉलिनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वहाँ मटीरियल की बनती है, लेकिन अब सॉलिनॉइड के बाहर तो वैक्यूम, इसीलिए। समझ पाए बात को, यस सर, ठीक है ना। तो ये बात है सर, आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा तो मुश्किल चैप्टर है। ठीक है, अब हमें डिस्कशन करना है काई की, ये समझ आ गया, पिछले पार्ट का था थोड़ा सा। ठीक है, अब हमें डिस्कशन करनी है काई की। काई क्या है सर, काई बोल लो इसको, ये होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो भाई ये क्या होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का होता है, मैंने आपको कहा था कि जितनी ज़्यादा बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे उतनी ज़्यादा ही अंदर बनती जाएगी। बिल्कुल सर, अंदर डाइपोल लाइन होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन अपना ये हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं हम, काई लगाते थे एच। अब अगर काई का फॉर्मूला एच को नीचे ले जाओ तो आई बाय एच जो था वो काई बन जाता था। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सर।
तो ये फॉर्मूला है काई का, आई बैच। अब ये काई हमें बताता क्या है? काई हमें बताता है किसी भी मटेरियल का काई जो है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है हालांकि, ठीक है। किसी भी मटेरियल का काई, किसी भी मटेरियल का होता है काई। काई हमें बताता है कि हाउ इजिली अ सब्सटेंस, लिख लो, हाउ इजिली अ सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड, कितनी आसानी से आप किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकते हो, ठीक है ना, कितनी आसानी से। देखो अगर, देखो ध्यान से सुना बात को, अगर देखो इनका रेशियो है, आई और एच का रेशियो है, एक तो ये रेशियो है, इसकी भी यूनिट कितनी होती है, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, ऐसे यूनिट कर जाएगी तो काई की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, यूनिटलेस होता है, ठीक है ना। अब सुनना बात को, इनका रेशियो है, अगर काई को बड़ा होना है तो एच को कम होना पड़ेगा, आई को बड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल सर। मतलब एच कम होगा, मतलब मैं बी एक्सटर्नल कम लगाऊंगा लेकिन आई ज्यादा बन जाएगा, लेकिन डाइपोल ज्यादा लाइन होंगे। तो ऐसा मटेरियल जिसमें मुझे कम मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़े और डाइपोल जल्दी लाइन हो जाए, है ना भाई। आई का मतलब ये था ना, आई का था नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यही था ना आई। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल की वजह से आएगा, डाइपोल जल्दी लाइन हो जाए कम लगाने की वजह से, तब काई ज्यादा होगा उस मटेरियल का। और जनरली काई ग्रेटर देन जीरो होता है किनका, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का, सॉरी पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का, ये आगे बताऊंगा। और काई लेस देन जीरो होता है डायमैग्नेटिक का। डायमैग्नेटिक वाले बड़ी मुश्किल से मैग्नेटाइज होते हैं, होना ही नहीं चाहते मैग्नेटाइज, ठीक है। तो ये बात नोट करो काई के बारे में, ये काई है, ठीक है ना। कांस्टेंट है, हर मटेरियल का अपना काई है, अपना काई लेके घूमता है हर मटेरियल, ठीक है ना। तो इसको नोट करो आप, कर लिया नोट, यस सर, ठीक है। ये चीज़ है काई के बारे में, थोड़ा सा आपको बताना था। अब डिस्कशन करते हैं डायमैग्नेटिज्म से, शुरुआत करते हैं। हर एक को पहले इंडिविजुअली करेंगे, फिर तीनों का कंपैरिजन आपको एक बारी में करा के एक बार समरी दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले डायमैग्नेटिज्म। अब देखो डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, कोई एटम है, मैंने आपको पहले बताया था, एटम है, इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर लूप बनाएगा, घूमेगा, ठीक है ना, सर्कुलर लूप बनाएगा, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा, ठीक है। अरे भी देखो एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के करंट बन रहा है, करंट की वजह से क्या आ रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से डाइपोल बन रही है, मैग्नेटिक वायर, जिस वजह से हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है। अब जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, यही मैग्नेटिक क्या कहते हैं, जो मतलब सारे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट बन रहे हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है पूरे एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट बनाने के लिए, है ना भाई। हर एक इलेक्ट्रॉन का जो मतलब देखो ये एटम है, मान लो ये एटम है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट बन रहा है तो वो ऐड होकर टोटल बनता है एक पूरे अपने एक पूरे एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है ना। अब क्या होता है डायमैग्नेटिक के केस में, क्या होता है डायमैग्नेटिक के केस में क्या होता है, मैंने पहले भी बताई ये बात कि क्या होता है, जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है सारे इलेक्ट्रॉन का वो जीरो हो जाता है, मतलब जब ऐड करते हो ना उसको जीरो हो जाता है एक एटम में, तो मैग्नेटिक मूवमेंट एक एटम का पूरा जीरो रहता है। लिख लो चाहे इस बात को, द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, लिख लो ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एड्स अप टू जीरो, ठीक है ना। क्यों सर जीरो क्यों हो जाता है, जिस वजह, हाँ तो एक ऑल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जीरो हो जाएगा तो टोटल एटम का, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम जीरो हो जाएगा, यहाँ याद करो, ये बात नोट करो, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब सर जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें अपोजिट स्पिन वाले प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, अपोजिट स्पिन वाले प्रेजेंट होते हैं, समझो बात को। इसी हाँ, और यही जो फिनोमिना है कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट किसी एटम का जीरो हो जाए, क्यों, उसके इलेक्ट्रॉनों का ऐड करके जीरो आ रहा है, इसलिए उस टोटल का जीरो हो गया, उस टोटल का जीरो हो गया। इसी फिनोमिना को आप बोलते हो डायामैग्नेटिज्म। ये फिनोमिना क्या होता है, ये फिनोमिना होता है डायामैग्नेटिज्म, इसी फिनोमिना को कहते हैं, यही फिनोमिना है डायामैग्नेटिज्म। समझ आई बात, यस सर समझ आ गई। अब सुनना बात को, अब यहाँ पे कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं बनेंगे, बिल्कुल सर कोई एटॉमिक नहीं। अब क्यों नहीं बन रहे, सुनना बात को। मान लो एग्जांपल लेते हैं इसका, मान लो आपके पास हीलियम गैस है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी होती है, 1s2 होती है, मतलब इसका एक s ऑर्बिटल है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के हैं। अपोजिट स्पिन के होने की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक इस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट में जाएगा, जिस वजह से ये करंट अपोजिट डायरेक्शन का बनाएगी, करंट अपोजिट डायरेक्शन का बनेगा, करंट लूप अपोजिट डायरेक्शन का बनेगा, करंट लूप अपोजिट डायरेक्शन का बनेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, और अपोजिट इक्वल बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इक्वल है मास और वो, तो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। समझिए बात को। इसीलिए जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको केमिस्ट्री में दिखते थे, आप क्या कहते थे, इसका नेचर कैसा है, डायामैग्नेटिक नेचर है, बोलते थे ना कि भाई डायामैग्नेटिक नेचर है इसका, तो ठीक है ना, समझ पा रहे हो, बिल्कुल सर समझ गए, ठीक है, बिल्कुल सर समझ गए। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, एक और एग्जांपल होता है इसका, N2 ले लो, नाइट्रोजन गैस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस भी डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। वाटर आपका डायामैग्नेटिक है,
NaCl नमक, देश का नमक, टाटा नमक ठीक है ना। कॉपर, कॉपर आपका क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, इन मटेरियल में कोई एटॉमिक डाइपोल, ये एटम्स है, ये एटम्स ही है बस, इनमें कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं बनते, नो एटॉमिक डाइपोल। नोट करेंगे इस बात को सारे, क्यों नहीं बनते, क्योंकि इक्विवेलेंट अब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैंसिल हो जाती है, ठीक, नोट कर लिया इस बात, कर लिया नोट, कर लिया। चलो अब देखो, ठीक है ना, सिंपल है, कुछ नहीं। अब अगर मैंने बाहर से फील्ड लगा दी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर मैंने बाहर से फील्ड लगा दी तो क्या होगा, चलो अभी हेडिंग बनाएंगे सारे, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फिर क्या होगा सर, अगर मैंने बाहर से फील्ड लगा दी तो क्या होगा सर जी, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अब सुना बात, अगर मैंने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो क्या होगा, एटॉमिक डाइपोल धीरे धीरे कोशिश करेंगे लाइन होने की, ठीक है ना। पहली पॉइंट नोट करेंगे, एटॉमिक डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल्स अलाइन विद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होने की कोशिश करेंगे डाइपोल, ठीक है ना। अभी अलाइन तो होंगे, कोई बाहर से फोर्स लग रही है, टॉर्क लग रही है ना। अब क्या होगा, ये जो अलाइन होंगे डाइपोल, ये जो अलाइन होंगे डाइपोल, देखो लिख लो पहले इस बात को, फिर मैं आपको बताता हूँ। दीज, या ऐसा लिख लो इसको, देयर अकर्स इंड्यूस्ड डाइपोल्स इन एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ले लो आप, इन एनी सब्सटेंस ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल होंगे, ध्यान सुना, दीज इंड्यूस्ड डाइपोल, कोई भी सब्सटेंस ले लोगे आप, उसमें डाइपोल इंड्यूस होंगे, जब है ना भाई, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, जब आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो उसमें क्या इंड्यूस होंगे, डाइपोल इंड्यूस होंगे। अब ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल हुए, ये जो हमने इंड्यूस किए डाइपोल, बाहर से हमने फोर्स लगा के बनाए, ये क्या करेंगे, डाइपोल ओपोज करेंगे, नोट करो इस बात को, ओपोजेस द एक्सटर्नल फील्ड, जो आपने एक्सटर्नल फील्ड लगा रखी है ना, इसको ओपोज करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, इसको ओपोज करेंगे। देखो ये आप आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा लेंस लो, जब EMI में आपको लेंस लो पढ़ाऊंगा ना, फिर आपको बात और समझ में आएगी लेंस लो से। लेंस लो में क्या होता है कि जब हम किसी अपने वायर में करंट इंड्यूस कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, तो वो जो करंट इंड्यूस होता है ना, वो जो है अपोज करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब उससे अपोजिट चलता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, तो ये लेंस लो होता है। लेंस कहते हैं जी, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन लॉ है कि जब आप अप्लाई करोगे ना किसी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें आप बाहर एक्सटर्नल फील्ड लगा के डाइपोल को लाइन करोगे, तो इससे एक तो ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल होंगे, ये इसको इस मतलब ये ऐसे लाइन होंगे, इस तरह से लाइन होंगे कि ये इस वाली फील्ड को अपोज करेंगे, इस तरफ एक नेट मैग्नेटिक फील्ड बना लेंगे, ठीक है ना, इस तरफ बनाएंगे, अंदर अपनी इस तरह बनाएंगे कि इसको अपोज करेंगे, समझ पा रहे हो, इसको अपोज करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये होता है, ये बात समझ लेना, इसको अपोज करना शुरू कर देंगे, ये आप लेंस लो में आगे और डिटेल में पढ़ोगे इस बात, ठीक है ना। और हाँ, ये जो इंड्यूस होते हैं ना डाइपोल, दिस इंडक्शन इज वेरी स्मॉल, दिस इंडक्शन इज वेरी स्मॉल, इंड्यूस डाइपोल बहुत स्मॉल होते हैं इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना, बहुत कम जो है डाइपोल इंड्यूस होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब सेम डायरेक्ट, क्योंकि डायमैग्नेटिक है, ठीक है, समझ पा रहे हो, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। अभी देखो ये था जनरल केस, ये आप लगा सकते हो किसी भी उसमें, ये आप क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक में लगा लो, डायमैग्नेटिक में लगा लो, फिर सब में ये ट्रू है, ठीक है ना। इंडक्शन स्मॉल ही रहती है सब में, ठीक है ना, मतलब डायमैग्नेटिक में तो स्मॉल है ही है, पैरामैग्नेटिक में, फेरोमैग्नेटिक में भी स्मॉल ही है इंडक्शन, जो इंड्यूस होते हैं डाइपोल वो स्मॉल ही होते हैं हर एक दोनों में, चाहे आप पैरामैग्नेटिक ले लो, डायमैग्नेटिक ले लो, ठीक है ना। ये जनरल केस, आप डायमैग्नेटिक में इस केस को समझेंगे, मैंने आपको पहले जनरल पढ़ाया कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक में लगाते हो तो एक तो एटॉमिक डाइपोल अलाइन होंगे। अब ये जो डाइपोल अलाइन हुए हैं, ये जो बाहरली फील्ड है ना, ये ऐसे लाइन होंगे कि इसको अपोज करके इससे दूसरी तरफ डायरेक्शन में फील्ड बनाएंगे, इसी को लेंस लो बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, हम आपको लेंस लो भी पढ़ाएंगे EMI चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आने वाला है, बस इसके बाद वही चैप्टर है, वहाँ पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है भाई। अभी के लिए इतना नोट करो, कर लिया नोट, कर लिया नोट भाई। चलो अब देखो, अब बात करते हैं डायमैग्नेटिक में क्या होगा जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। तो देखो नोट करो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, अब ये क्या शो करेगा। अब देखो जब आपने इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ध्यान सुनना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आपने इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो क्या होगा, नोट करेंगे सबसे पहले, देयर आर नो एटॉमिक डाइपोल। पहली बात तो सर इसमें एटॉमिक डाइपोल है ही नहीं, कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से, एटॉमिक डाइपोल बनते ही नहीं, ठीक है ना।
तो इसीलिए हेंस जब आप कह रहे हो ना, पहली बात मैंने क्या की थी कि एटॉमिक डाइपोल अलाइन हो जाएंगे, लेकिन इसमें तो एटॉमिक डाइपोल है ही नहीं। अरे भी समझ पा रहे हो, इसमें तो एटॉमिक डाइपोल है ही नहीं, तो अलाइन कहां से होंगे? देयर आर नो एटॉमिक डाइपोल, हेंस नो अलाइनमेंट। नो अलाइनमेंट, कोई अलाइनमेंट ही नहीं होगी डाइपोल की, कोई अलाइनमेंट ही नहीं होगी डाइपोल की। अगर कोई अलाइनमेंट नहीं हुई तो मतलब पहला वाला केस तो यूजलेस हो गया इसके लिए। अब क्या होगा? ओनली सेकंड वाला होगा यहाँ पे, ओनली जो मैंने सेकंड पढ़ाया था ना आपको, इंड्यूस्ड डाइपोल बनेगा, ओनली इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया यहाँ पे। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? सुना बात को, देखो इसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कोई अपना क्या कहते हैं, अपना एटॉमिक डाइपोल नहीं है। एटॉमिक डाइपोल नहीं है तो अब अलाइन कैसे होंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना? अलाइन विद जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो अलाइन कैसे होंगे? एटॉमिक डाइपोल तो है नहीं। हम तो पहला वाला केस तो यूजलेस होगा, सिर्फ सेकंड केस होता है यहाँ पे, ठीक है ना? सिर्फ सेकंड केस होता है। सेकंड केस में क्या करता है कि इंड्यूस होते हैं डाइपोल। इंड्यूस मतलब क्या? कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराते हो मतलब वैसे, ठीक है ना, बी एक्सटर्नल लगाते हो तो डाइपोल जो है इसमें आप पहले से तो है नहीं डाइपोल, इसमें पहले से तो है नहीं डाइपोल, अब इंड्यूस हो गए, इसमें बनेंगे डाइपोल, ठीक है ना? तो धीरे धीरे बनते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं ताकि इसको अपोज कर सकें, ऐसे ऐसे धीरे धीरे, थोड़ा बहुत कम बनते हैं। इसमें डाइपोल बहुत कम बनते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं ताकि अपोज कर पाए। समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर, क्योंकि अपोज करना है ना। अरे फिर से समझो, देखो मैंने पहला केस पढ़ाया था कि एटॉमिक डाइपोल अलाइन हो जाते हैं, जो है प्रेजेंट वो अलाइन होंगे, ठीक है ना? पहला केस क्या था, जब आप बी एक्सटर्नल लगाओगे तो एटॉमिक डाइपोल अलाइन होंगे, लेकिन अब इसमें तो एटॉमिक डाइपोल थे ही नहीं, तो अलाइन कैसे होंगे? पहला केस तो ठप हो गया। सेकंड केस क्या कहता है कि इंड्यूस्ड डाइपोल भी होते हैं, कुछ डाइपोल बनते हैं खुद से। यहाँ पे एटॉमिक डाइपोल पहले से थे, यहाँ पर इंड्यूस हुए, बने फील्ड लगाने की वजह से, तो यहाँ पे बनने वाला केस ट्रू होगा डायमैग्नेटिक में, ये वाला केस ट्रू नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे डाइपोल है ही नहीं। अलाइन क्या होगा? यहाँ पे तो बनेंगे तब अलाइन होंगे। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम डाइपोल बनते हैं और ये यहाँ पे ऐसा शो होता है, ठीक है ना? अब डाइपोल कम बने हैं तो इसीलिए ये वीकली रिपेल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ये बात नोट करो, वीकली रिपेल्ड, अभी मैं वैसे प्रॉपर्टी में लिखवा दूंगा, वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो उसमें वीकली रिपेल होंगे, नोट करो इस बात को। वीकली रिपेल का मतलब क्या? देखो रिपेल कोई चीज़ कब होती है, रिपेल कोई चीज़ कब होती है रिपेल कोई चीज़ कब होती है? जब वो क्या कहते हैं अपना, उसके मतलब देखो दो पोल सेम रिपेल होते हैं, नॉर्थ पोल से रिपेल होता है क्योंकि ये सेम नेचर के हैं, ये रिपेल करेगा एक दूसरे को, है ना? नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होंगे। अब रिपेल कोई कब होता है? जब वो सेम नेचर का हो, जब वो सेम नेचर का हो। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो बनाना चाह रहा है ना इस डायरेक्शन में, बी इंटरनल बोल रहे हो, जो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाया बहुत कमजोर है, इसको काटने के लिए इस डायरेक्शन में बनाना चाह रहा है, ये इसको इधर लेके जाना चाह रहा है, ये इसको इधर अट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो ये जो मतलब बहुत कम रिपेल होते हैं, मतलब समझ पा रहे हो बात को? ऐसा समझो इसको, देखो नॉर्थ ऐसे समझो, देखो नॉर्थ जो है वो रिपेल क्यों होते हैं? क्योंकि ये सेम नेचर के हैं, रिपेल हो गए। अब ये अपोजिट नेचर के हैं, ये अपोजिट नेचर के हैं, तो सर इनको तो अट्रैक्ट होना चाहिए। ये रिपेल क्यों हो रहा है? रिपेल इसीलिए हो रहा है क्योंकि अंदर डाइपोल इंड्यूस हुए, डाइपोल इंड्यूस हो गए हैं, जिस वजह से रिपल्जन आ रही है, ठीक है ना? लेकिन रिपल्जन इतनी नहीं आ रही, वीकली रिपेल हो रहे हैं, ना अट्रैक्ट भी नहीं हो रहे, रिपेल हो रहे हैं लेकिन बहुत कमजोरी से रिपेल हो रहे हैं, ठीक है ना? अट्रैक्ट भी नहीं हो रहे, रिपेल हो रहे हैं लेकिन कम रिपेल हो रहे हैं। रिपेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन की, एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन की, काट के जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो इस डायरेक्शन की बनती है, इस मतलब ऐसे दूर बनेगी, इससे रिपेल होंगे। रिपेल हो गए, अगर ध्यान से सुनना बात को, रिपेल हो गए लेकिन वीकली रिपेल हो गए, ये बात नोट, ठीक है ना? वीकली रिपेल हो गए क्योंकि इनके अंदर इतना मैग्नेटिक नेचर नहीं है, इनके अंदर इतना मैग्नेटिक नेचर नहीं है, ये तो मैंने बनाया है खुद से, तब जाके रिपेल होने शुरू हुए थोड़े थोड़े मैग्नेट बनना। देखो मैग्नेट कोई चीज़ का बनती है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक लाइन्स हो, लेकिन इसके अंदर तो इतनी मैग्नेटिक लाइन्स है ही नहीं, बनी ही नहीं, ठीक है ना? और बनी ही नहीं तो रिपेल होना तो शुरू है लेकिन बहुत कम जोर से रिपेल हुए। समझिए बात, बस इतना समझना, ठीक है? अरे भाई फील आ रही है? रिपेल क्यों होना शुरू है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनी तो है लेकिन कमजोर है जिस वजह से बहुत कम रिपेल कर पा रही है उसको, ठीक है सर, ठीक है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? चलो भाई, ठीक है? अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ, नोट करेंगे सारे, प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये इंपॉर्टेंट है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर में बस यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखें, ठीक है? पहली प्रॉपर्टी तो यही लिख रहे हो सर, नो एटॉमिक डाइपोल,
कोई एटॉमिक डायपोल इसमें लाइन नहीं है कहीं किसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो होता है हर एक एटम का, ठीक है, हर एक एटम का, ईच एटम, ये लिख भी लेना, ईच एटम का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सेकंड पॉइंट, वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहरली मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेलेंट, क्यों? क्योंकि अंदर जो इंड्यूस हुआ है डायपोल वो बहुत कमजोर है, कमजोर है तो इतना मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं शो कर पा रहे, तो वीकली रिपेल हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल से समझ पाए। थर्ड पॉइंट लिखेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। थर्ड पॉइंट, जो इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी काई, ये जो इसका काई है ये नेगेटिव होता है और स्मॉल होता है, होना भी चाहिए, है ना भाई। काई नेगेटिव मतलब बहुत ज्यादा फील्ड लगाने पर भी बहुत कम मैग्नेटाइज हो रहा है, यही मतलब है ना सर, है ना भाई, बहुत ज्यादा लगाने पे भी बहुत कम हो रहा है। यही बताया था ना मैंने आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, आई बाई एच होता है। कि ये नेगेटिव कब होगा? जब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा न्यूमिनेटर के कंपैरिजन में, मतलब न्यूमिनेटर बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ऐसा समझो कि बाहरले बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाई लेकिन अंदर बहुत कमजोर से डायपोल बने, बहुत कम बने हैं, मतलब इधर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत कम बनी है, यानी कि एच बहुत बड़ा है लेकिन आई उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। इसको जो ओपोज करने वाला है आई वो बहुत छोटा है, जिस वजह से वीकली रिपेल हो रही है, जिस वजह से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल और नेगेटिव है। यही बताता है ना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कि कितना जल्दी कोई चीज मैग्नेटाइज हो जाएगी, ये बहुत जल्दी होते ही नहीं मैग्नेटाइज, तो इसीलिए नेगेटिव और स्मॉल है। वैल्यू लिख लो, अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू जो होती है इनकी काइयों की वो 10 की पावर -3 से 10 की पावर -9, हाँ नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव लिख लो, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव बहुत कम है, नेगेटिव में और वो भी नेगेटिव में -10 की पावर -3 से -10 की पावर -9 माइनस है यहाँ, ठीक है ना, -10 की पावर -10 की पावर, नोट करो इसको, फिर आगे देखो, नोट करो। इसमें एक एक्सेप्शन भी लिख लेना, एक्सेप्शन है इसमें बस एक सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर एक टाइप का अपना क्या कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो -1 होती है, सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ज़्यादा है क्या कम है? कम है, कम है, इन सबसे कम होती है, ठीक है ना मैग्नेटिक। इनकी देखो 0.001 माइनस का, ये माइनस का 1 है, तो ये 0.001 से क्या है, ज़्यादा है क्या कम है? बताओ। अरे भाई माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है छोटा, मतलब ये कम है, तो इसका जो काई होता है इसका और भी छोटा होता है सुपर कंडक्टर, कैसे नोट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर? चलो चौथा पॉइंट नोट करेंगे सारे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी का। चौथा, इसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, इसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है सर, ये भी बता दो हमें थोड़ा सा। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है सर? रिलेटिव परमिएबिलिटी नहीं बताया सर आपने, देखो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है इसमें, रिलेटिव परमिएबिलिटी मैंने आपको बताया तो था, जो अपना μr = μm/μ0 है ना, ये होता है ना रिलेटिव परमिएबिलिटी, किसी मतलब वैक्यूम के कंपैरिजन, वैक्यूम की परमिएबिलिटी से, वैक्यूम की परमिएबिलिटी से, वैक्यूम की परमिएबिलिटी से अपना मटेरियल की कितनी, इसको उधर ले जाओ, तो μr × μm, ये ऐसे भी नोट करो, ऐसे देखो इसको, जो μr होता है वो 1 + x होता है, मैंने आपको बताया, जो μr होता है वो 1 + chi होता है, अरे यार कहाँ लिख रहा हूँ मैं अभी, जो μr होता है वो 1 + chi होता है, कैसे सर? μr जो है वो 1 + chi है, μr = 1 + chi, ये कैसे लिख दिया सर आपने? बताया नहीं था मैंने पिछले पार्ट में, कि नहीं बताया था? बताया था शायद यार, बताया था मैंने पिछले पार्ट में, जब मैंने लिखा था कि जो देखो ऐसे बताया नहीं था, बी नेट जो होता था वो μ0 × h + i होता था, फिर मैंने आपको कहा था जो i है वो xh के बराबर है, chi h के बराबर है, तो मैंने फिर बी नेट यहाँ से लिखवाया था आपको μ0 × h की जगह मैंने i की जगह मैंने xh लिखवाया था, फिर यहाँ से h कॉमन लिया था, है ना भाई, याद करो h कॉमन लिया था, 1 + chi बचा था यहाँ पे, h कॉमन ले लिया था, है ना, h कॉमन ले लिया था, फिर मैंने आपको कहा था ये जो चीज़ है यहाँ पे इसको और कुछ नहीं कहते बल्कि ये क्या चीज़ होती है, ये होती है μm × h, ये बताया था मैंने। मटेरियल का होता है, अब यही जो मटेरियल का होता है μm, मटेरियल का जो परमिएबिलिटी है, यहाँ से मटेरियल की परमिएबिलिटी कितनी होती है, μr, मटेरियल की जो परमिएबिलिटी होती है वो कितनी, μr × μ0, ये होती है बिल्कुल सर, μr × μ0। अब इसको अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करोगे, ये बताया था ना मैंने पिछले पार्ट का है सारा, इसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे, ये μm है, ये भी μm है, तो इसको इसके इक्वल रख दो, इसको इसके इक्वल रख दो, तो
दिस पूरी चीज़ म्यू एम इंटू 1 प्लस काई इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू आर की वैल्यू ये यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से आएगी। क्लियर, नोट कर लो इसको, पिछले पार्ट का मैं बताया था मैंने वैसे, ठीक है, फिर से बता दिया था। अब देखो जो म्यू आर है इतना आ गया। अब इसमें आपको पता है काई की वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव और स्मॉल होती है, तो इसका मतलब जो म्यू आर है इसका अब 1 प्लस कर दिया सर उसमें, इसमें 1 प्लस कर दिया, नेगेटिव वैल्यू में +1 कर दिया, तो इस वजह से म्यू आर इज स्लाइटली लेस देन 1, मतलब इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो 1 से थोड़ी कम होती है, क्योंकि 1 प्लस भी कराना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड diamagnetic substance, these substance diamagnetic, ठीक है, these substance move from strong to weak field region, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये सबस्टांस जो है स्ट्रॉन्ग से वीक में जाएंगे, स्ट्रॉन्ग से वीक में जाएंगे मतलब कैसे, मान लो एक नॉन मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऐसे ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे देखो जहाँ पे फील्ड लेंस क्लोज है वहाँ पे जरा डेंस है, तो एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। आपने इसको यहाँ रख दिया, यहाँ एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। अब ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है बोला है कि दिस सब्सटेंस मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड रीजन, स्ट्रॉन्ग से वीक में जाएंगे स्ट्रॉन्ग से वीक में जाएंगे। अब यहाँ पे फील्ड रीजन, यहाँ पे फील्ड कैसी है, वीक ही है ना, यहाँ मान लो यहाँ रख दिया आपने, थोड़ा सा इसको अंदर रख दिया, यहाँ पे रख दिया मान लो आपने इसको, ठीक है। अब देखो जहाँ पे फील्ड है स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे फील्ड क्या है, वीक है, यहाँ पे फील्ड क्या है, वीक है, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ यहाँ भागने शुरू हो जाएंगे, मतलब इस स्ट्रॉन्ग फील्ड से दूर जाएंगे, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड से दूर जाते हैं। क्यों दूर जाते हैं, वही है भाई, यहाँ पे इनका काई थोड़ा ज़्यादा ड्यूस हो जाएगा, ये थोड़ा रिपेल होने लग जाएंगे, यहाँ पे आके थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी एक्सटर्नल वाली, ऐसा भी समझ सकते हो। नोट करेंगे नेक्स्ट है अपना छठा पॉइंट, ये 5वां पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, ये 5वां था कि छठा था, 5वां था ना, छठा पॉइंट है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम लेस डेंस इनसाइड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो लेस डेंस हो जाएगी। लेस डेंस का मतलब क्या है, ये मान लो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, अब क्या होगा, मान लो आपने बहुत सारी फील्ड लगाई थी, लेकिन जब आप ऐसा समझो, हाँ आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगा दी बहुत ज़्यादा, इसके बाहर तो बढ़िया जाएंगी, लेकिन जब इसके अंदर जाने की बात होगी तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना बहुत कम जाती है, तो लेस डेंस लिखा है ना, बिकम्स लेस डेंस इनसाइड डायमैग्नेटिक, इसके अंदर से पास नहीं होती, बहुत कम होती है। अगर मान लो इसके यहाँ से आई तो ज़्यादातर ऐसे क्रॉस कर जाएंगे इसको, मतलब इसके अंदर से पास होना नहीं चाहती वो, ठीक है ना, इसके अंदर से पास होना, क्योंकि इसका काई बहुत कम है, ये पास ही नहीं होने देता, इसका काई बहुत कम है, ठीक है ना, ऐसा समझ सकते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाई दिए थे, N2 at HTP, वाटर, NaCl, कॉपर, नोट कर लेंगे इसको सारे, जल्दी से नोट करो, फिर पैरामैग्नेटिज्म कर लिया ना, इतने बहुत है, 7 डिफरेंसेस तो बहुत है भाई, मोर देन इनफ है, 7 का करो। अब पैरामैग्नेटिज्म समझते हैं, पैरामैग्नेटिज्म क्या है। देखो भाई पैरामैग्नेटिज्म कुछ नहीं है, बट डायमैग्नेटिज्म का उल्टा है, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म में जैसे डायमैग्नेटिज्म में 0 हो रहा था, नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एटॉमिक डाइपोल होंगे, 0 नहीं बनेगा, क्योंकि स्पिन जो है वो सिंगल होगी, या तो एटॉमिक डाइपोल यहाँ पे होंगे। जैसे मान लो Na का एग्जाम्पल ले लो, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 और 10 3s1 है ना, तो इसमें एक 2 s बनेंगे, एक p बनेगा अपना p और वाइटल, और एक और s बनेगा, है ना। यहाँ पे 2 बनेंगे, यहाँ पे 2 बनेंगे, यहाँ पे 6 1 2 3, मतलब एक एक करके फिर होता है, फिर दोबारा होता है, पता है मेरे को, ठीक है ना, ये हम सोच रहे सर कट्टी कर रहे हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा कल्ला, ये सब का तो कैंसिल हो गया, इन सब ने तो एक दूसरे का कैंसिल कर दिया, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट थे, फुल फील्ड थे, लेकिन ये कल्ला बच गया, जिस वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बनता है रहेगा, इस कल्ले इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, क्योंकि ये कल्ला बच गया यहाँ, ठीक है ना। तो एटॉमिक डाइपोल होंगे यहाँ पे, ठीक है ना।
एटॉमिक डाइपोल यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे भाई, चाहे जैसे मर्जी करें, रैंडमली अलाइंड होंगे, रैंडमली अलाइन होंगे। लेकिन एक बात नोट करना, एटॉमिक डाइपोल तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। लेकिन अगर मैंने एक छोटी सी वॉल्यूम ले ली, स्मॉल वॉल्यूम में देखा, तो एक बात नोट करना कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एनी स्मॉल वॉल्यूम इज स्टिल जीरो, इज स्टिल जीरो, अभी भी जीरो है। ये क्या बोल दिया सर? देखो भाई होता क्या है कि एटॉमिक डाइपोल है, मैं ये मना नहीं कर रहा एटॉमिक डाइपोल नहीं है, डायमैग्नेटिक में तो बिल्कुल नहीं थे, कुछ नहीं था वहाँ। यहाँ पे एटॉमिक डाइपोल बनते हैं, लेकिन वो ऐसे बनते हैं, देखो एटॉमिक डाइपोल का मतलब क्या, एक एटम का अपना डाइपोल है, दूसरे एटम का अपना डाइपोल है, ये पैरामैग्नेटिक में बन जाते हैं। लेकिन डायमैग्नेटिक में तो ये था ही नहीं कुछ ऐसा कुछ, क्योंकि हर एक एटम का कुछ बनता है, यहाँ पे हर एक एटम का बनता है। लेकिन ऐसे बनता है कि एक एटम दूसरे एटम का काट देता है, तो नेट मैग्नेटिक में अभी आप किसी भी वॉल्यूम का देखोगे जीरो होगा। एटॉमिक डाइपोल है, एटॉमिक डाइपोल है, लेकिन होकर भी नहीं है, मतलब उसका इफेक्ट नहीं है तो है। अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेट में तो लाइन में होंगे बड़े प्यार से, है एटॉमिक डाइपोल, लेकिन नेट आप देखोगे ना, नेट मैग्नेटिक यानी वॉल्यूम में देखोगे आप, तब नहीं है। एटम में है, एटॉमिक लेवल पे जाके देखोगे, बहुत अंदर घुस के देखोगे, एटॉमिक लेवल पे है, डायमैग्नेटिक में नहीं था, एटॉमिक लेवल पे, ठीक है ना। यहाँ पे एटॉमिक लेवल पे, लेकिन आप बड़े वॉल्यूम का लेके देखोगे तो नेट आपका जीरो आएगा, काट पीट करके। इतना क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसको ये सकते हैं। अब देखो, अब बाहर से फील्ड लगा दी सर, बाहर से फील्ड लगा दी, तो अब मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो तो है किसी भी आइटम का, तो अब क्या होगा, अलाइनमेंट होगी, कौन अलाइन, एक्सटर्नल मैग्नेट एटॉमिक डाइपोल अलाइन होगी। मतलब पहली चीज लिख लो, अलाइन होंगे, पक्का पक्का, शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, पहली चीज अलाइन तो होगी, ठीक है ना, अलाइन होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, नोट करो भाई, अलाइन होंगे, डायग्राम भी बना लो, चाहे ये एटॉमिक डाइपोल थे, इधर उधर अलाइन कर दिए मैंने, ठीक है ना, जब लगाई तो अलाइन होंगे, ठीक है, इसके डायरेक्शन में अलाइन होंगे, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, ठीक है ना, अलाइन होंगे, अलाइन बड़े प्यार से हो जाएंगे, इंड्यूस वगैरह तो यहाँ लोडिंग पड़ती है क्योंकि अलाइन पहले से है, ठीक है ना। तो अलाइनमेंट को आप बढ़ा सकते हो, अलाइनमेंट को आप बढ़ा सकते हो कैसे, पहला अलाइनमेंट कैन बी इंक्रीज, पहला मैंने पहले भी बताया था, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो या फिर टेम्परेचर को घटा दो। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो आई बढ़ जाएगा अपने आप, टेम्परेचर को घटाओगे तो एटम पास पास आ जाएंगे आराम से, मतलब खुद नहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो आराम से बढ़ेगा। अब ये जो होते हैं ये वीकली अट्रैक्टेड, रिपेलिंग नहीं बोला मैंने, वीकली अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि सेम नेचर है। देखो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड यही बनती है, सेम वाले अट्रैक्ट, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा मत समझो उसको, सेम वाले अट्रैक्ट होते हैं, मतलब ये सेम डायरेक्शन में बनाता है तो अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा समझो। वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओ तो उसमें अट्रैक्ट होना होंगे, मतलब उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जाएंगे। डायमैग्नेटिक वाले तो दूर जा रहे थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा दूर नहीं जा रहे थे, ये पास आ रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा पास नहीं आ पा रहे, ठीक है ना। इनके एग्जाम्पल लिख लो, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एट H2P, कैल्शियम और सोडियम, नोट कर लो, नोट, फिर इसकी प्रॉपर्टियाँ लिखवाते हैं, चलिए चलो देखिए, चलो देखो प्रॉपर्टीज लिख लो इसकी जल्दी से, प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक, पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक डाइपोल है, बिल्कुल है, बड़े प्यार से हैं, बिल्कुल है, बड़े प्यार से हैं, जीरो नहीं है, नेट एम ऑफ ईच एटम, हर एक एटम की बात है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। सेकंड बात, वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो वीकली रिपेल हो रहे थे, वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, नीचे रखो। थर्ड, इनका काई पॉजिटिव होता है लेकिन स्मॉल होता है, उनका तो नेगेटिव था, इनका भी काई पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि ये इतनी मुश्किल नहीं होती इनको मतलब मैग्नेटाइज करना, ठीक है ना। लगभग अगर के काई की वैल्यू होती है 10 की पावर -3 से 2 10 की पावर माइनस, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी नोट करना, पॉजिटिव है, वो नेगेटिव था। चौथा पॉइंट, रिलेटिव परमेबिलिटी जो कि 1 प्लस काई था, ये स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि ये देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव 1 से थोड़ा बड़ा है। पांचवा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव करेंगे, मूव फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्योंकि इनको पसंद है अभी मैग्नेटिक फील्ड, उनको पसंद नहीं थी, इनको पसंद है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है अभी, यहाँ पास होगी, यहाँ दूर दूर है,
अगर मान लो कोई यहाँ रख दिया आपने पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, तो वीक फील्ड से यहाँ ना जाएंगे स्ट्रॉन्ग की तरफ, तो ये यहाँ मूव करेंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना, यहाँ मूव करेंगे, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। नोट कर लो इसको जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, भाई टाइम नहीं है। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ पे डेंस हो जाते हैं, बिकम मोर डेंस इनसाइड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा डेंस हो जाती है। डेंस का मतलब ये मान लो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, तो ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आपने बाहर लगाई है इसके, तो इसके अंदर से पास होना चाहिए, ऐसे हो जाएंगे। अगर आपने मान लो यहाँ से लगाई थी तो ऐसा समझो, मान लो ये यहाँ जा रही थी लेकिन इसके पास आती है ऐसे जाएगी, इसके पास आती है ऐसे चली जाएगी इसमें से। अगर मान लो आपने मतलब पास वाली तो पास से जाएंगी, दूर वाली भी इससे अट्रैक्ट होकर ऐसे जाएंगी अंदर से, क्योंकि ये जाने देता है अपने अंदर से, इसका काई होता है ना क्वेश्चन, ठीक है, तो ये जाने देता है, के बाद में कर लिया लोग। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, अगले पार्ट में, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ी चली जाएगी वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि अभी भी आधे घंटे का मटेरियल और है मेरे पास, ठीक है ना। फेरोमैग्नेटिक पढ़ाना है आपको, क्यूरी टेम्परेचर पढ़ाना है, ठीक है ना, तो उसमें भी फील देनी हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको हिस्टेरिसिस का भी मुझे थोड़ा सा वो देना है, आइडिया देना। वैसे तो आपके सिलेबस से कटा है लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हिस्टेरिसिस का भी। तो आधे घंटे का कंटेंट अभी मेरे पास हो रहा है, तो अगले पार्ट में इसको कवर करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको क्या काम है, आपका रिवाइज करना है, इनके बीच में जो डिफरेंसेस बताया ना, रिवाइज कर लेना इसको। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है मेरा, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आपने डाउट पूछना है मेरे से और मैं आपको जवाब नहीं दूंगा बिल्कुल, ठीक है ना, दे दूंगा चलो, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो, न्यूमेरिकल लगाते रहो और जो भी पढ़ा है उसको ज़िंदगी में उतारते रहो। थैंक यू।